हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ, आपका स्वागत करता हूँ लेट नाइट शो ऑन करंट अफेयर्स में। आज है 5 जुलाई 2021 और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और उनकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इसे। और नीचे टेलीग्राम चैनल पिन किया हुआ है, जाके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को चेकआउट करो। वहाँ पे आपको डेली की पीडीएफ मिल जाएंगी जिससे आपको पढ़ने में ईजी होगा। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा पहला न्यूज़ है मेल्टिंग ऑफ आर्टिक्स लास्ट आइस एरिया। नाउ ग्रीनलैंड के ऊपर एक इलाका है, कनाडा के ऊपर ग्रीनलैंड के ऊपर एक इलाका है जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि आर्टिक एकदम नॉर्थ पोल के जस्ट बगल में है। तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं लास्ट आइस एरिया। दिस एरिया इज नोन एज लास्ट आइस एरिया। और ये जो है ये न्यूज़ में क्यों है कि क्योंकि ये जो है मेल्ट होने लगा है। अर्लियर इसका प्रिडिक्शन किया गया था, जितना समय प्रिडिक्शन किया गया था उससे पहले ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये है कुछ पॉइंट्स। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं लास्ट आइस एरिया एक्चुअली में है क्या। ये एक रीजन है जो कि ग्रीनलैंड के नॉर्थ में है और एल्समेयर आइलैंड के पास है, जो कि कैनेडियन टेरिटरी का एल्समेयर आइलैंड। ओके, और ये एरिया बिलीव किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये एरिया में आपको मेल्टिंग दिखाई दे रही है। और टोटल डिसअपीयरेंस ऑफ समर आइस इन द आर्टिक वाज एस्टिमेटेड टू बी बाय ईयर 2040। लेकिन ये जो है ये इससे पहले ही इसका असर देखने को मिल रहा है। और WWF के द्वारा या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा कनाडा को बिलीव किया गया है, कनाडा ने पहली बार इस टर्म का इजाद किया था या इस टर्म को पहली बार बोला था, दैट इज़ लास्ट आइस एरिया। ओके, सो अब इसका एक्चुअली में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये लास्ट आइस एरिया का इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो यहाँ पे रहते हैं जैसे कि पोलर बियर्स हो गए, वॉलरस हो गए, ये अपना हंटिंग करते हैं आइस में घुस करके। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। उसके अलावा इन्यूट होते हैं आर्टिक की इंडिजिनस पॉपुलेशन, जो कि होते हैं अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के। वो लोग के लिए भी ये ट्रैवलिंग का और हंटिंग का एक काफ़ी बड़ा एरिया है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस मायने से। और इसका रीज़न क्या है, इस मेल्टिंग का रीज़न क्या है, तो 80% तो रीज़न है आपको वेदर रिलेटेड फैक्टर्स जो आपको होते हैं और नॉर्मली सारे जगह पे, जैसे रॉक्स में आपको होती है वेदरिंग के बारे प्रोसेस। इसमें भी विंड्स और जो आइस है जो मूव करता है उसके कारण जो होता है थिनिंग होता है, इस लेयर में थिनिंग आई है। लेकिन 20% जो एक्स्ट्रा जो फीचर्स हैं वो हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कारण हैं, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये आइस का जो लेयर है वो थिन होते चले गया है। तो ये कुछ रीज़न्स है आपको मेल्टिंग के। अगर बात की जाए आर्टिक की एरिया के बारे में, तो आर्टिक एक पोलर रीजन है जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ में मिलता है हम लोग को। उसके अलावा आर्टिक में आर्टिक ओशन, उसके अगल बगल के सीज़, अलास्का का पार्ट है वो USA का है। उसके अलावा कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन, इन सब के पार्ट्स मिलते हैं आपको। और लैंड जो होता है आर्टिक रीजन का ऑलमोस्ट सीजनली जो है वो स्नो से और आइस से कवर होता है। सिंस 2013 हम लोग भी इसके आर्टिक काउंसिल के ऑब्जर्वर स्टेटस हम लोग को मिला हुआ है। नाउ अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये अगर आइस जो मेल्ट हो रहा है, आर्टिक आइस मेल्ट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो सबसे बड़ा बात ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट। क्योंकि आप जानते हो आर्टिक और अंटार्कटिक एक तरह से रेफ्रिजरेटर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्नो कवरिंग होता है। और स्नो कवरिंग करता क्या है, आपको स्नो कवरिंग जो भी UV रेज होते हैं या फिर जो भी अर्थ का रेज होता है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, जो भी सन का रेज होता है, जो भी सन की रेज होती है ना, उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है ये। और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। इसे हम लोग कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। तो एल्बिडो इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए आइस बहुत ज़रूरी है। आइस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसके लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सन का रेज जो रिफ्लेक्ट होता है तो ज़्यादा रेज रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारा अर्थ जो है वो वार्म नहीं हो पाता, उतना वार्म नहीं होता है। लेकिन अगर ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा।
उसके अलावा कोस्टल कम्युनिटीज़, जो भी एरियाज़ आपको कोस्टल एरियाज़ में आते हैं या फिर जो भी एरियाज़ आपको आइलैंड्स हैं, तो लगभग ग्लोबल सी का एवरेज लेवल बढ़ जाएगा लगभग 7 से 8 इंच, जो 1900 के बाद होगा, और ये इससे भी भयानक हो सकता है। और ये जो राइजिंग सी का लेवल होगा, ये जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं और जितने भी स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, सबको अपने अंदर डुबा लेगा, सब पे फ्लड आ जाएगा, सबको अपने अंदर डुबा लेगा ये। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है आपको इस मेल्टिंग आर्टिक आइस का। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। पोलर वर्टेक्स का यूज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, हीट वेव इंक्रीज़ होगा। अब व्हाट इज़ पोलर वर्टेक्स? अर्थ के आर्टिक रीजन से या अंटार्कटिक रीजन से जो भी तरीका के आपको वेव्स आते हैं या फिर ठंडी हवाएं आती है, उसे हम लोग कहते हैं पोलर वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपको ये ठंडी हवाएं जो होंगी, अगर ये इसका मेल्टिंग होगा तो ये ठंडी हवाएं जो होंगी तो हमारे वेदर को इम्पैक्ट करेगा, जिसके कारण अगर वेदर इम्पैक्ट होगा तो हमारा क्रॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रॉप्स अगर इम्पैक्ट हो जाएगा तो हमारा सिस्टम, ग्लोबल फूड सिस्टम पे काफ़ी असर पड़ेगा इसका। तो ये कुछ इल इफ़ेक्ट्स हैं आपको मेल्टिंग आर्टिक आइस के। उसके अलावा दो और इफेक्ट हैं। एक है परमाफ्रॉस्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ही आपको, साथ साथ परमाफ्रॉस्ट होगा। और व्हाट इज़ परमाफ्रॉस्ट? परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो एरिया आपको आर्टिक रीजन में जो परमानेंटली फ्रोज़न रहता है, उसमें काफ़ी मीथेन की मात्रा पाई जाती है, जो कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है। ओके, जो कॉज करेगा आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करेगा, जो कंट्रीब्यूट करेगा आपको क्लाइमेट चेंज की ओर, काफ़ी वार्म क्लाइमेट हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारा टेम्परेचर अर्थ तक काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा, और जिससे हम लोग को रहने में काफ़ी दिक्कत होगी। और इसका एग्जांपल अभी आप देख सकते हो, कनाडा का हीट वेव जो आया था, कनाडा में सबसे बड़ा हीट वेव आया था कनाडा में, आप एग्जांपल देख सकते हो इसका। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में थ्रेट, अगर आर्टिक आइस मेल्ट होगा तो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी, आर्टिक रीजन का जो बायोडाइवर्सिटी है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं आपको मेल्टिंग आइस के। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो ये जो है आपको KVIC के द्वारा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, KVIC ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जिसका नाम है बोल्ड, दैट इज़ बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। अब ये ज़्यादातर ड्रॉट प्रोन इलाकास के लिए है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें निचला मंडवा, उदयपुर का, राजस्थान का इलाका, इस विलेज से ये स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट बोल्ड। अब व्हाट इज़ प्रोजेक्ट बोल्ड, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। या सबसे पहले हम लोग जानते हैं KVIC के बारे में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के बारे में। तो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसको एक एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि है आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन एक्ट 1956 के अंदर। इसका ड्यूटी है कि ये प्लान करेगा, प्रमोट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का, और इम्प्लीमेंट कराएगा प्रोग्राम्स का फॉर डेवलपमेंट ऑफ खादी और अलग अलग टाइप के विलेज इंडस्ट्रीज़ का रूरल एरियाज़ में। और इससे एम्प्लॉयमेंट जो होगा, रूरल एरियाज़ के एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी अच्छा इस पर असर दिखाई देगा। और ये जो है ये किसके अंदर आता है? ये आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs के अंदर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री के अंदर ये फंक्शन करता है आपको KVIC। नाउ इस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्ट बोल्ड। अब इसमें प्रोजेक्ट में लगभग 5000 सैपलिंग्स जो है बैम्बू स्पीसीज़ के, इसका नाम है बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा, जो कि असम का है। इसे प्लांट किया जाएगा लगभग 16 एकर्स वैकेंट एरिया में, ग्राम पंचायत लैंड में, जो कि है निचला मंडावा का, उदयपुर, राजस्थान आपके, ठीक है। KVIC हैज़ 10 क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू सैपलिंग्स ऑन वन सिंगल डे एट वन लोकेशन। सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। और ये एक पहला इस तरह का एक्सरसाइज होगा बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैसेज के लिए, एरिड एरियाज़ में और सेमी एरिड एरियाज़ में। अब इसे लॉन्च किया गया है एक पार्ट, KVIC का एक पार्ट की तरह, और खादी बैम्बू फेस्टिवल को मनाया जाएगा, जो सेलिब्रेट करेगा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये आपको करेगा। ओके, नाउ
क्या रीज़न है कि हम लोग बैम्बू को ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैम्बू का अगर आप ये देखोगे तो सबसे तेज़ी में बैम्बू उगता है, लगभग 3 बार हर साल उगता है ये, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसका और भी फ़ायदा है, जैसे कि ये कंजर्व करता है पानी को और रिड्यूस करता है इवेपोरेशन का वाटर का, क्योंकि वो जो है बैम्बू का जो प्लांट होता है उसमें पत्ते बहुत कम होते हैं, और अगर पत्ते कम होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको इवेपोरेशन का दर जो होगा, वो इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो रिड्यूस करेगा। और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह फीचर है एरिड और ड्रॉट प्रोन रीजन्स के लिए, ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है हम लोग को? सबसे पहला फ़ायदा, डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस करेगा, प्रोवाइड करेगा लाइवलीहुड, प्रोवाइड करेगा रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, फूड सिक्योरिटी में हमारा मदद करेगा ये। ना इसका एक्सटेंशन क्या होगा ना, KVIC इज़ टू सेट अप रेप्लिकेट फॉर प्रोजेक्ट एट विलेज धोलेरा, अहमदाबाद में विलेज धोलेरा में ये होगा, और लेह और लद्दाख रीजन में भी इस साल के अगस्त तक ये काम करने की बात की गई है। लगभग 15,000 बैम्बू सैम्पलिंग्स को प्लांट करना है बिफोर अगस्त 2021, अगस्त तक 15,000 बैम्बू सैम्पलिंग्स को प्लांट कर देना है। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है KVIC के द्वारा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आप अच्छे से देखो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करो अपने दोस्तों को, जितना हो सके उतना शेयर करो, और व्यूअर्स को बढ़ाओ, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने ला सकूं। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं डेजर्टिफिकेशन को फाइट करने के लिए, तो कुछ हम लोग इसमें से जान लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, उसके अलावा UNCCD दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसे भी इंडिया ने रेटिफाई कर लिया है। ओके नाउ, अब अगला न्यूज़ है हमारा वेम्बनाड लेक के बारे में। वेम्बनाड लेक के बारे में केरला का हाउस बोट वापस से अपना ट्रैक चलाना चाहता है। हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद केरला का हाउस बोट जो होता है वेम्बनाड लेक में चलते हैं, वो वापस से शुरू की जाएंगी। अब वेम्बनाड लेक के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये लार्जेस्ट लेक है आपको केरल में, और लॉन्गेस्ट लेक भी है आपको इंडिया का। इसके कुछ सोर्स हैं इस रिवर के, जैसे कि मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा, मणिमाला, ये सब कुछ सोर्सेज हैं इस लेक के। वल्लमकल्ली, जिसे हम लोग बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जो कि एक स्नेक बोट रेस है, हर साल अगस्त के महीने में ये वेम्बनाड लेक पे ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेम्बनाड किस लेक पे होता है आपको नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? तो इसका आंसर है वेम्बनाड लेक, केरल। नाउ 2002 में, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2002 में इसे इंक्लूड किया गया था रामसर कन्वेंशन में। रामसर साइट है ये हमारा रामसर कन्वेंशन में है, और ये एक रामसर साइट है वेम्बनाड लेक। ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया का। सुंदरबंस पहला सबसे बड़ा साइट है, और सेकेंड लार्जेस्ट साइट आपको है वेम्बनाड लेक। नाउ वेम्बनाड वेटलैंड जो है उसे आइडेंटिफाई किया गया है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर। अब इसके ईस्ट में एक बर्ड सेंचुरी आती है, इसका नाम है कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, और 2019 में विलिंगटन आइलैंड एक सी पोर्ट है, ठीक है, जो कि कोशी शहर में है। ये जो है ये भी कार्व आउट किया गया था वेम्बनाड लेक से ही। ये भी निकला है कहाँ से आपको? वेम्बनाड लेक से। One of the most outstanding features of this lake is the 1252 मीटर लॉन्ग सॉल्ट वाटर बैरियर। अब एक्चुअली में इससे हम लोग बोलते हैं, जिसमें जहाँ सॉल्ट वाटर लेक होता है उसे हम लोग कहते हैं लगून लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक और टर्म आता है लगून लेक्स। थंदेर मुक्कोम विच वॉज बिल्ड टू स्टॉप सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू कुटंगड़, ये एक बैरियर है यहाँ पे थंदेर मुक्कोम। ओके ना, अब अगली न्यूज़ पे आते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ है कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वल्चर्स पे क्वेश्चन काफ़ी आ सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली 150 वल्चर्स 150 वल्चर्स आर सीन इन वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये बिहार में है। ये कहाँ पे आपको है? बिहार में है, और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है टाइगर्स के लिए, लेकिन इसमें वल्चर कंजर्वेशन का ही प्लान प्रमोट किया गया है। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है वल्चर का?
सबसे इंपॉर्टेंट, वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स, बचे हुए मांस को ये खाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल गार्बेज कलेक्टर्स। वल्चर्स जो है स्कैवेंजर्स हैं और ये हेल्प करते हैं क्लीनिंग अप करने के लिए, इकोसिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। ये फीड करते हैं इन्फेक्टेड करकास पे भी, इससे वल्चर्स को इन्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम उसे खा लेंगे, उस तरह के ग्रास को खा लेंगे, तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा या हम लोग की मौत भी हो सकती है। द एसिड्स इन द स्टोमक आर पोटेंट इनफ टू किल द पैथोजन, और इसका पैथोजन जो कैरकास में होता है उसे मार सकता है। उसके अलावा ये जो है, क्योंकि कैरकास से अलग अलग टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि एंथ्रैक्स, कोलेरा, फूट एंड माउथ डिजीज़, रेबीज़, ये सब डिजीज़ के स्प्रेड होने में भी रोकता है ये, क्योंकि ये जो है जब इसके अंदर कोई पैथोजन जाता है तो वो उसके चेन इन्फेक्शन के चेन को ही रोक देता है, वो उसे तोड़ देता है। तो इससे क्या होता है, आपको जितने भी हार्मफुल पैथोजन्स होते हैं उससे आराम से लड़ने में मदद होती है। नाउ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वल्चर और भी, जैसे कि कॉन्टिमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, जो कि वाइल्ड में होता है। अलग अलग वाटर सोर्सेज अगर कॉन्टिमिनेटेड हो गए हैं, तो अगर एनिमल्स जो हैं उस पानी को पिएंगे तो उनकी मरने की संभावना है। लेकिन वल्चर्स जो हैं, जो कैरकेसेस को खा लेते हैं, तो टोटली इस ट्रैजिक मिसहैपनिंग को होने से बचाते हैं। वल्चर्स हमारे इस चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज स्टेटस ऑफ वल्चर? वल्चर का क्या स्टेटस है? इंडिया जो है 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स के लिए फेमस है। ओरिएंटल, वाइट ब्लैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, साइनरकोसिस या यूरेशियन ग्रिफन, इस तरह के 9 स्पीसीज़ हैं वल्चर के। और लगभग सभी के सभी 9 स्पीसीज़ जो हैं वो डेंजर फेस कर रहे हैं एक्सटेंशन का। WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे शेड्यूल वर्ल्ड में रखा गया है। कुछ को, जैसे कि बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल वाइट, और बाकी को प्रोटेक्ट किया गया है शेड्यूल 4 के अंडर। नाउ इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो IUCN स्टेटस इसका है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जैसे कि ओरिएंटल वाइट ब्लैक्ड, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, रेड हेडेड। इंडेंजर्ड है इजिप्शियन, नियर थ्रेटन है हिमालयन बियर्डेड और सिनरस, और लीस्ट कंसर्न है आपको इंडियन ग्रिफन। ये कुछ IUCN के स्टेटस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम्स में ये। नाउ थ्रेट्स, अब क्या क्या उनके लिए थ्रेट्स है? सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट्स है डाइक्लोफेनाक, जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने एज अ मेडिसिन। ये होता है हमारे सर दर्द के लिए और बदन दर्द के लिए, ये मदद करता है डाइक्लोफेनाक। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है वल्चर्स के लिए। जैसे कि अगर नॉर्मल हम लोग अगर गाय या फिर किसी को डाइक्लोफेनाक देते हैं उनको ठीक करने के लिए, अगर उस पर वल्चर फीड करता है तो उसके पेट में डाइक्लोफेनाक चला जाता है, और उसके पेट में जाने के बाद डाइक्लोफेनाक जो होता है उसका किडनी फेलियर कर देता है, जिनसे उनकी लाइफ लॉस हो जाती है। और ये उनका नेचुरल हैबिटेट भी लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतने होते हैं कि इसके कारण उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस हो चुका है। उसके अलावा पावर लाइन्स के इलेक्ट्रिशियन, पावर लाइन्स पर चढ़ जाने के कारण वल्चर की डेथ हो जाती है। फूड ना मिलना और कॉन्टिमिनेटेड वाटर या फूड, इसी कारण भी आपको इनकी डेथ होती है। अब आपको क्या पता है ये इस किसके अंदर आता है? तो ये आता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री। इसमें हम लोग इंश्योर करेंगे मिनिमम यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक के कारण ही ज़्यादा वल्चर की मौत होती है। और आपको जैसे आंध्र प्रदेश में भी आपको जो नेशनल पार्क्स हैं उनमें पाया गया था कि वल्चर की संख्या मर रही है, वो लोग मर रहे हैं। क्यों? कारण था आपको डाइक्लोफेनाक। तो डाइक्लोफेनाक का इंश्योर करेंगे गवर्नमेंट की इसका मिनिमम यूज़ हो। उसके अलावा वल्चर सेफ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 8 अलग अलग जगह पे। रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद में। पहला वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर WVCBC वो खुलेगा पिंजौरे, हरियाणा में। नाउ कुछ ये सब प्रेजेंस बेस्ड पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर PDF डाउनलोड कर लो, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सो तब तक के लिए जय हिंद। शेयर ज़रूर करना मेरे वीडियो को।
अगर आप शेयर करोगे मेरे वीडियो को तो मुझे काफ़ी बूस्ट मिलेगा, जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और बना के लेके आ पाऊँगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।